नमस्कार सर। नमस्कार। तो सबसे पहले आप अपना एक छोटा सा परिचय दे दीजिए। सर मेरा नाम सतीश यादव है, ग्राम सभा उधरामपुर महादेवा, विकासखंड चोड़ापुर, जिला वाराणसी। तो कुछ नए दर्शक हैं सर, उनके लिए आप अपने जर्नी के बारे में बता दीजिए। सर देखिए, 18 साल बाद मैं फौज में भर्ती हो गया था और भर्ती 17 साल मैंने आर्मी में नौकरी करी। आर्मी से नौकरी छोड़ने के बाद पिछले 8 महीने से मैं पशुपालन कर रहा हूँ। तो पशुपालन लोग कई तरीके से करते हैं। कुछ लोग दूध के लिए भी करते हैं, कुछ लोग ब्रीडिंग के लिए करते हैं, कुछ लोग खरीद बिक्री के लिए करते हैं। तो आपका इन तीनों में क्या है? सर मेरा देखिए तो सर्वप्रथम ब्रीडिंग पे जोर है और मेरे पास रिजल्ट भी ब्रीडिंग के आने लगे हैं। मेरे पास इस समय ब्रीडिंग के लगभग में 9 से 10 हीपर मेरे पास हैं आज की डेट में। और अब सर ब्रीडिंग है आपके पास तो मिल्क भी आपके पास रहेगा ही रहेगा। तो ब्रीडिंग से क्या बेनिफिट होता है सर? सर देखिए, पहले तो आपके एनवायरनमेंट के हिसाब से पशु आपके यहाँ पे ढल जाएगा, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। और दूसरा क्या है कि ब्रीडिंग में सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण बात है कि जैसे आपके पास 9 लीटर 10 लीटर की गाय है और कॉमन सी बात है ना, गाँव में 13-14 लीटर 15 लीटर की ज़्यादातर गायें हैं अगर अच्छे डेयरी फार्म को छोड़ दिया जाए तो जैसे मैं 15 लीटर की बात कर लूँ तो अगर 15 लीटर की गाय पे अच्छे बुल का आपने सीमन प्रयोग करा तो कम से कम मिनिमम हीपर जो उसकी आती है 6 से 7 लीटर दूध जम कर देती है। तो 15 लीटर से आप 21 लीटर पे चले गए, 21 लीटर वाले पे आपने लगाया तो आप 24, 25, 26 चले गए। तो ब्रीडिंग और उसके बाद स्ट्रक्चर चेंज हो जाते हैं, मेस्टाइटिस हो रहा है, आपने अच्छे सीमन का प्रयोग करा जिसमें सोमेटिक सेल स्कोर कम है तो उसका आप यूज़ करिए, तो आपके अगली आने वाली पीढ़ी को मेस्टाइटिस की समस्या नहीं होगी। तो ब्रीडिंग बहुत महत्वपूर्ण है। इसको अगर देखा जाए ना तो पशु के हर एंगल से सही है वो, आप कहीं से भी समझने का प्रयास करिए, हर एंगल। तो ब्रीडिंग करने के लिए क्या किसी खास तरह के गाय भैंस की आवश्यकता होती है या किसी भी तरह के पशुओं को हम ब्रीडिंग कर सकते हैं? देखिए सर, क्रॉसिंग मत करिए। किसी भी नस्ल, जिस नस्ल की आपके पास गाय है, जिस नस्ल की भैंस है, उस नस्ल के भैंसों पे उसी नस्ल के अच्छे बुल का प्रयोग करिए आप। अच्छे बुल के अच्छे सीमन का प्रयोग करिए। जैसे मान लीजिए किसी के पास देसी भैंस है जी, लोकल भैंस है जी, तो क्या उस तरह की भैंसों पर हम सीमन यूज कर सकते हैं? बिल्कुल सर, कर सकते हैं। मैंने किया है। मेरे पास 7.5 लीटर भैंस दूध देती थी। 21 142 की हीपर है, 21 महीने में 20 महीने 3 दिन पे प्रेग्नेंट हुई थी, 10-26-99 HLDV से प्रेग्नेंट भी है वो। जी जी। तो सीमन सिलेक्शन में कैसे जो है सीमन का चयन करना चाहिए, किस तरह के सीमन? सर पहले तो अपने एनिमल्स को देख के उस अनुसार आपको सीमन सिलेक्शन करना है। आज के समय में क्या हो रहा है कि जैसे हमारे यहाँ में बनारस में कुछ अच्छे डेयरी फार्म है, बहुत अच्छे हैं, तो वो देखिए वो अपने आप में आज की डेट में ब्रांड बन चुके हैं। आप उनको फॉलो करिए, लेकिन उनके फॉलो किए हुए अनुसार, उनके बताए हुए अनुसार उनका सीमन मत यूज करिए, क्योंकि वो 2nd 3rd जनरेशन ले चुके हैं, वो हाई क्लास सीमन आज की डेट में यूज कर रहे हैं। और जिसके पास नॉर्मल एनिमल्स है 12 लीटर 13 लीटर 14 लीटर 10 लीटर, तो उनको हाई क्लास पे अभी जाने की जरूरत नहीं है। आप एक लैक्टेशन मिल्क का 1st जनरेशन अपने यहाँ पे लीजिए, जैसे SAG ABS वाइफ, इनका 1st जनरेशन ले लीजिए। उसके बाद इसी में से आप 2nd जनरेशन के लिए जब उनकी हीपर आती है तो 2nd जनरेशन में अच्छा बुल यूज करिए। फिर 3rd पे आप WWS CRI पे जाइए। ये यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे 10 लीटर की गाय है तो अब उसी पे आपने 120 लीटर किसी बुल की माँ ने दूध दिया है, अब उस बुल के सीमन को ले आए, आप अपनी गाय पर लगा दिए। तो इतना हाई मत जाइए, स्टेप बाय स्टेप ब्रीडिंग करिए आप। मतलब इसमें अगर आपने मान के चलिए किसी भी गाय पे अमरपाल लगा दिया जी, जिसका 24,000 लैक्टेशन मिल्क है, उसकी हीपर आ गई। अब उसकी हीपर आने के बाद आपने स्पाइक लगाया जी, जिसका कि 14,000 के आसपास लैक्टेशन मिल्क है, तो पहले आपने 24,000 लैक्टेशन मिल्क का ले लिया। उस 24,000 लैक्टेशन मिल्क की जो हीपर आई उस पे आपने 14,000 लैक्टेशन मिल्क कर लिया, तो वहां पे हो गया बैक ब्रीडिंग। आपको बैक ब्रीडिंग नहीं करना है, एडवांस ब्रीडिंग करना है। तो एडवांस ब्रीडिंग के लिए आपको क्या करना है कि पहले आप 14,000 लीटर लैक्टेशन मिल्क वाले का लगाइए। जब उसके हीपर आती है तो उसमें बस इनब्रीडिंग फार्म चेक कर लीजिए कि इनब्रीडिंग नहीं तो हो रहा, कहीं पे क्रॉसिंग तो नहीं है, कई जनरेशन सेम हो, तो उसके बाद आप उस पे 24 लगाइए। ये है सर ब्रीडिंग का फार्मूला। पहले हाई एल्डर पे नहीं जाना है, स्टेप बाय स्टेप बढ़ाना है जी। तो क्या छोटे पशुपालक भी जो है ब्रीडिंग कर सकते हैं? बिल्कुल सर, कर सकते हैं। हम लोग भी तो छोटे ही हैं, हम लोग भी कर रहे हैं। तो उसके लिए कंटेनर भी जरूरी होगा? नहीं सर, देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है कि कंटेनर जरूरी है। हालांकि मैं ये मानता हूं कि अगर आपके पास कंटेनर है तो सीमन की मोर्टेलिटी थोड़ा सा बढ़ जाती है, क्योंकि बार बार उसके ढक्कन खोलते नहीं, बार बार सीमन निकाला नहीं जाता। लेकिन अगर हर पशुपालक कंटेनर ही रखने लगेगा तो मुश्किल है सर, नहीं हो पाएगा। आप लोग एक टीम बना करके कंटेनर रख सकते हैं। जैसे हम लोग अपना जनवरी में कंटेनर ले आएंगे, फरवरी में हम 4-6 पशुपालक अपना मिल के कंटेनर ले आएंगे और हम लोग अपना सीमन खुद रखेंगे जी। अब हम बात कर लेते हैं कि
सीमन। जी तो सीमन जो फर्स्ट लैक्टेशन की पड़िया हो या बच्चिया हो, जी तो उम्र के अनुसार सीमन डलवाना चाहिए या बॉडी वेट के अनुसार? सर, बॉडी वेट के अनुसार। क्या क्या बॉडी वेट लगभग होना सर चाहिए? लगभग मैं तो 300 kg एक्सेप्ट करूंगा एचएफ पे, और हिपर भैंस के हिपर पे भी 275 से 300 kg। 300 के जी, उससे होगा क्या कि एक अबॉर्ट होने का खतरा कम रहता है। 300 kg बॉडी वेट होते होते बच्चेदानी का ग्रोथ बहुत अच्छा बन जाता है, और उसके बाद जब आपका पशु ब्याएगा, हिपर जब बच्चा देगी तो मिल्क बढ़िया भी इम्प्रूव करेगी। जी। तो मिनिमम 12 से 13 महीने से पहले सीमन कोशिश करें कि न डलवाएं। हीट में आने के कितने घंटे के बाद सीमन डलवाना चाहिए? देखिए सर, 18 से 24 घंटे के अंदर आपको पहला सीमन डलवा देना चाहिए। लेकिन जैसे ही एयर टेक्नीशियन सीमन लगाते हैं, सीमन लगने के बाद अगर अच्छी मात्रा में दोबारा पारदर्शी डिस्चार्ज होता है तो आपको दोबारा सीमन लगवाना चाहिए। जी। क्योंकि कोई एनिमल्स ऐसा होता है, ये अपवाद है, आपके पास 20 एनिमल्स है तो 5 ऐसे मिलेंगे जो 3 दिन तक हीट में रहते हैं, और हम लोग हीट साइकिल नहीं समझ पाते। हम लोग सीमन लगवा देते हैं, एक बार डॉक्टर आया सीमन लगा के चला गया तो हम पशु की तरफ नहीं आते कि यार हीट में आया था सीमन लग गया। लेकिन आपको उसके पीछे शाम को जब सोने से पहले आप उसके पास आइए, देखिए डिस्चार्ज किया है कि नहीं किया है। सुबह आइए, 2-3 दिन तक ऑब्जर्व करिए उसको। अगर पारदर्शी तार की तरह डिस्चार्ज है तो आपको दोबारा एआई करानी पड़ेगी, नहीं तो आपका पशु 90% नहीं रुकेगा। रिपीट ब्रीडिंग की जी, ये समस्या जो है 90% जो है फार्म पर देखने को मिलता है कि गाय जो है या भैंस बार बार रिपीट कर जाती है। तो रिपीट करती है तो क्या पशुपालक में कमी है या पशुओं में कमी है? नहीं सर, इसमें पशुपालक में भी कमी है और पशुओं में भी कमी है। पशुपालक में क्या कमी है? पशुपालक अगर देखिए संतुलित फीड नहीं देगा, उसको ट्रेस मिनरल्स, मिनरल मिक्सचर, पशु चारा अच्छा नहीं मिलेगा उसको, तो उसकी बच्चेदानी ग्रोथ नहीं होगी। जी। जैसे एक बार पशु बच्चा देता है, बच्चा देने के बाद उसी बच्चेदानी के अंदर तो बच्चा पलता है। जब बच्चेदानी से बच्चा बाहर आएगा तो उस बच्चेदानी को भी रिपेयर होने में कुछ समय लगेगा। जैसे कि 45 दिन के अंदर पशु अगर हीट में आ जाता है तो ज़्यादातर लोग छोड़ते हैं। क्यों छोड़ते हैं? क्योंकि भाई उसकी बच्चेदानी का ग्रोथ दोबारा उसको उस स्थिति में आने में 40-45 दिन लगते हैं। और अगर आपने ट्रेस मिनरल्स, मल्टीविटामिन, अच्छा संतुलित फीड नहीं दिया उसको तो बहुत सारी डिफिशियंसी आ जाती है पशु के बॉडी के। 600 kg सर वजन है पशु का, और हम एक चोकर खिला करके सोच रहे हैं कि हम पूरा उसके अंदर मल्टीविटामिन की भरपूर मात्रा भर देंगे तो नहीं होगा। हम अपना 70-75 kg वजन है, आइटम चाहिए 25 सुबह से लेकर शाम तक, और उनको सिर्फ चोकर से आप काम चलाएंगे तो नहीं हो पाएगा सर। रिपीट ब्रीडिंग जायज़ है, होना ही होना है। और पशुओं में क्या मतलब देखना चाहिए? सर देखिए, पशुओं में जैसे यूट्रस के अंदर जैसे मान के चलिए किसी की ओवरी चपटी हो गई, पशु के अंदर यूट्रस के अंदर जो सर्विस है उसमें गांठ बन गई या ओवरी पे गांठ बन गई, तो ये तो पशु के अंदर की समस्या है। प्लस इन्फेक्शन हो गया, पशुओं के अंदर भी तो समस्या है। जेर अगर रुका, थोड़ा सा टुकड़ा रह गया तो इन्फेक्शन बन जाएगा, तो फिर उसके लिए आप डॉक्टर बुलाइए, दवा डलवाइए, ट्रेस मिनरल्स चलाइए। लोगों के मन में भ्रांतियाँ रहती है कि जो हम ब्रीडिंग करेंगे तो सीमन जो है महंगा मिलता है, तो कुछ ऐसे सीमन बताइए सर जो आम पशुपालक भी उसको ऑब्जर्व कर सके। बिल्कुल सर, देखिए अपना एसएजी में अगर हम जाते हैं और बायफ में, पहले तो बायफ का सीमन सबसे सस्ता आता है जी, और बायफ में भी अच्छे बुल हैं, आप उनका यूज़ कर सकते हैं। दूसरा एसएजी में आपका 170 के आसपास एचएफ के अच्छे बुल आ जाते हैं। जैसे आज की डेट में फेमस हुआ है 40-432, 40-433, 40-416, ये अच्छे बुल हैं, और 170-80 रुपये का सीमन मिल जाता है। डॉक्टर ज़्यादा से ज़्यादा 350 ले लेगा, मेरे यहाँ लोग 350 में लगा रहे हैं इन बुलों का सीमन, बड़े आराम से हर घर पर लग रहा है, जो भी लगवा रहे हैं। फिर जर्सी में आप आ जाइए, 50062, जिसको सुखोई के नाम से जानते हैं, एसएजी का बुल है, टॉप बुल है जर्सी का, ये भी 170 का आता है, और ये भी डॉक्टर हमारे यहाँ पे 300-350 में लगा रहे हैं। तो ये तो सीमन सस्ते हैं। हाँ, आप इनसे आप ले लीजिए फर्स्ट ब्रीडिंग, उसके बाद आप 450, 800, 1000 रुपये का आप सीमन लगवाइए, लेकिन पहले तो ब्रीडिंग सुधारिए। भैंसों में सर देखिए, अभी मैं खुद मंगाया हूँ हमारा 10-435, 120 रुपये का मेरा साबरमती आश्रम का ये बुल है, और बहुत अच्छा बुल है, और ये मुर्रा का है। फिर उसके बाद 43-54 है, मैं सोनू के यहाँ से लेके आया था। फिर मेरे पास बुलेट है, बेताब है, और ये 20-686 है। ये अच्छे बुल हैं, और इनकी कैटेगरी 150 के ऊपर की नहीं है सर जी। HLDB के 150 ऊपर से के बुल नहीं है, HLDB का भी है, और आपका SAG का भी है, ABS के भी अच्छे बुल हैं। इनकी कैटेगरी 150-200 से ऊपर की नहीं। हाँ, शॉर्टेज सीमन में जाएंगे तो 1500-2000 लग जाएगा जी। तो चलिए, काफ़ी इतनी व्यस्तता रहते हुए सर इतनी महत्वपूर्ण जानकारी सीमन के बारे में और ब्रीडिंग के बारे में जानकारी दी है, इसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू सर, धन्यवाद।